सर ऑडिट एविडेंस आज हम पढ़ेंगे। इसको स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कहते हैं, कौन से नंबर पे आता है सर, कौन सी सीक्वेंस पे सर? आयजा 500, आयजा 500 बोले तो ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के अंदर मैं पढ़ूंगा ऑडिट प्रोसीजर्स। सर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं? किसी भी एविडेंस को हासिल करने के लिए, किसी भी एविडेंस को हासिल करने के लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स मुझे क्या करने पड़ेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स। तो सर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर, ऑडिट प्रोसीजर के अंदर, ऑडिट प्रोसीजर कितने होते हैं सर? ऑडिट प्रोसीजर होते हैं 8। ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं 8। सर कौन कौन से होते हैं? सर कायरो, सर कायरो, सर सी से कंफर्मेशन, सर ई से एनालिटिकल प्रोसीजर्स, आई से सर 3 बातें। आई मतलब क्यूब, सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंक्वायरी, inspection of asset, inspection of records and inquiry। सर आर से 2 रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस, सर ओ से ऑब्जर्वेशन, सर ओ से ऑब्जर्वेशन। सर सी कंफर्मेशन, कंफर्मेशन क्या होता है भाईजान? कंफर्मेशन ये होता है जैसे के कंफर्मेशन में क्या होता है सर? जैसे कि कंपनी का लेट सपोज आप एक हेड वेरीफाई कर रहे हैं, आप एक हेड वेरीफाई कर रहे हैं, कंपनी के बैलेंस शीट पे आ रहा है, कंपनी के बैलेंस शीट पे आ रहा है, कैश एड बैंक आ रहा है कंपनी पे, लेट सपोज कोई 280,000, 280,000 बैलेंस शीट पे कैश एड बैंक कितना आ रहा है? 280,000। आपने बैंक से कहा, आपने कंपनी से कहा, आपने कंपनी से कहा, कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहा कि मुझे ये वेरीफाई करना है, मुझे ये वेरीफाई करना है, मुझे ये बताओ कि ये तुमने क्यों लिखा, कैसे लिखा, क्या वजूहत हैं कि तुमने 280,000 बताया है कैश एड बैंक में? तो कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने आपको कहा कि यार मैंने ये बैंक स्टेटमेंट से देख के लिखा, मैंने अपने कैश बुक के हिसाब से देखा। सर तो आपने बोला मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ भाईजान बैंक स्टेटमेंट, मुझे दिखाओ तुम बैंक स्टेटमेंट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैश एड बैंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि मेरी बैंक में 280,000 पड़े हुए हैं, मेरी बैंक में, जिस बैंक अकाउंट में मेरे पैसे पड़े हुए हैं सर, वो कितने पैसे पड़े हुए हैं? मेरा एक बैंक अकाउंट है कंपनी के नाम पे, उसमें मेरे 280,000 पड़े हुए हैं। तो आपने उसको बोला ये तुमने जरूर बैंक में डाले हुए हैं पैसे, तो ये बैंक स्टेटमेंट पे आ रहे होंगे। तो सर लेट सपोज ईयर एंड कंपनी का क्या है? 30 जून, 30 जून 2018 कर दें इसको। सर अब आपने बोला मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ। सर उसने बोला बैंक स्टेटमेंट दिखाई, उसने आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाई। सर बैंक स्टेटमेंट कौन सी तारीख की चाहिए होगी? सर बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी 30 जून 2018, क्योंकि सर ये बैलेंस शीट 30 जून 2018 की बनी हुई है। तो ये जो बैंक बैलेंस भी होगा ये कौन सी तारीख का होगा? सर ये होगा, सर ये होगा बैलेंस शीट डेट वाला, ये होगा बैलेंस शीट डेट वाला बैंक बैलेंस, ठीक है ना? 30 जून 2018 वाला ये बैंक बैलेंस आ रहा होगा। तो आपने बैंक स्टेटमेंट भी 30 जून 2018 वाली मांगी इनसे। तो सर उन्होंने आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाई। लेकिन सर, लेकिन सर याद करो मैंने बोला था प्रोफेशनल स्किप्टिज्म, प्रोफेशनल स्किप्टिज्म। सर उसका क्या मकसद था? सर क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू सिचुएशन, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब सर ये बैंक स्टेटमेंट क्या बनी? सर ये बैंक स्टेटमेंट बनी ऑडिट एविडेंस। लेकिन आपने इसको भी तो असेस करना है कि क्या ये सही है कि नहीं हो। ये सब क्लाइंट ने आपको दी है, ये सर क्लाइंट ने आपको दी है। क्लाइंट को किसने दी होगी? बैंक ने। लेकिन आपको कैसे पता कि ये वाकई बैंक ने दी हो सकता है, हो सकता है क्लाइंट ने ये खुद बनाई हो सकता है क्लाइंट आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा, उसने आपको फोटोकॉपी दे दी हो,
ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट जो होती है बैंक के लेटर हेड पे होती है, और बैंक का जो लेटर हेड होता है वो उस पे कलर आ रहा होता है। तो हो सकता है वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में हो, आपको उसने फोटोकॉपी दे दी हो। तो सर हो सकता है ना कि भाईजान उन्होंने खुद बनाई हो। आप उनकी बात पे कैसे यकीन कर रहे हो कि वाकई ये बैंक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं जो कि इनको बैंक ने दी है, जो कि इनको, किसको, इनको सर क्लाइंट को बैंक ने भेजी है। हो सकता है सर इन्होंने अपनी बना के दी हो। आप ऐसे किस तरीके से यकीन कर रहे हैं? तो सर आप इस एविडेंस को कौन से एविडेंस को सर, इस एविडेंस को कोरबोरेटली चेक करो। कोरबोरेटली चेक करने के लिए आप क्या करोगे सर? सर आप क्लाइंट को बोलोगे, तुम कह रहे हो ना कि भाईजान ये बैंक स्टेटमेंट मुझे क्लाइंट से बैंक ने दी है। आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तुम कह रहे हो ना कि ये बैंक स्टेटमेंट तुम्हें बैंक वालों से मिली है। तो क्लाइंट बोलेगा जी। तो आप बोलोगे ऐसा करते हैं, मैं बैंक को एक लेटर लिखता हूं, मैं बैंक को एक लेटर लिखता हूं जिसका नाम है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। मैं बैंक को एक लेटर लिखता हूं, और उस लेटर में मैं बैंक को लिखता हूं, मैं, अब ऑडिटर बोल रहा है, ऑडिटर बोल रहा है कंपनी को, मैं बैंक को लेटर लिखता हूं, उस लेटर में ये लिखता हूं कि इस कंपनी का मतलब तुम्हारी कंपनी का 30 जून पे जितना बैलेंस है तुम्हारे अकाउंट में, वो मुझे डायरेक्टली कंफर्म करके दो। वो उस लेटर पे लिख के ये कंफर्मेशन किसको भेजना? डायरेक्ट ऑडिटर को। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि ये जो कैश एट बैंक आ रहा है, कैश एट बैंक आ रहा है 280,000, ये किस बेसिस पे आपने लिखा है? तो क्लाइंट ने बोला यार मेरा एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है, लेट सपोज सर कौन सी बैंक है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसके अंदर मेरे इतने पैसे आ रहे हैं 280,000। तो आपने बोला यार जरूर उसकी बैंक स्टेटमेंट आई होगी तो वो मुझे दिखा दो। तो उसने आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा दी 30 जून 2018 वाली, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट थी लेट सपोज फोटोकॉपी थी या भले ओरिजिनल थी, लेकिन आपने ड्यू टू प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म, सर ड्यू टू ऑडिटर यू हैव टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्किप्टिसिज्म, तो आपने बैंक स्टेटमेंट को भी कोरबोरेटली चेक करना है कि क्या वाकई ये सही है कि नहीं। तो हो सकता है इन्होंने अपनी बना के दी हो। तो आप बोलते हो क्लाइंट को, तुम कह रहे हो ना ये बैंक स्टेटमेंट बैंक से आई है, तो ऐसा करते हैं मैं बैंक को एक लेटर लिखता हूं, आप क्लाइंट को बताएंगे मैं एक बैंक को लेटर लिखता हूं तुम्हारे ब्याह पे कि भाई मेरा ऑडिटर मैं बैंक को लिखता हूं कि हम ऑडिटर हैं इस क्लाइंट के इस अकाउंट में 30 जून को कितने पैसे पड़े हुए हैं, ये इस कागज के टुकड़े में लिख के किसको दे दो? ऑडिटर को डायरेक्टली दे दो। तो बैंक क्या करेगा सर? उस कागज के टुकड़े पे बैलेंस लिखेगा। कौन सी तारीख का बैलेंस लिखेगा सर? 30 जून 2018 का बैलेंस लिखेगा। और किसको सेंड करेगा सर? डायरेक्टली सेंड करेगा किसको सर? मेरे ऑडिटर को सर, कंपनी के ऑडिटर को, कंपनी के जैसे ऑडिटर को सेंड करेगा। अब ये बताओ, अब सर बैंक डायरेक्टली क्या करेगा? बैलेंस ऑडिटर को सेंड करेगा। अब जैसे सेंड करेगा तो ऑडिटर के पास भी बैलेंस लिखा हुआ आएगा। लेट सपोज बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस लिखा हुआ था 280,000। क्लाइंट क्या कह रहा है कि ये बैंक स्टेटमेंट किससे लिए मैंने? सर बैंक से लिए। तो सर ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी ऑडिटर को कौन भेजेगा? सर बैंक भेजेगा। सर कौन भेजेगा? सर बैंक भेजेगा। तो बैंक ने ये डॉक्यूमेंट ने भी बैंक ने भेजा है। तो सर ये डॉक्यूमेंट में बैलेंस लिख के भी किसने भेजा है? सर ये डॉक्यूमेंट भी ऑडिटर ने भेजा बैंक को। बैंक ने क्या किया? बैलेंस लिखा। कौन सी तारीख का? 30 जून का। और किसको भेजा सर? डायरेक्टर को डायरेक्ट, ऑडिटर को डायरेक्ट भेजा। तो सर लेट सपोज, अब ये बताओ बैंक ने भी लिख के दिया 280,000, तो सर ये डॉक्यूमेंट भी किसका? ये डॉक्यूमेंट भी बैंक का, ये डॉक्यूमेंट भी बैंक का। ये डॉक्यूमेंट में बैलेंस किसने लिख के भेजा? सर ये डॉक्यूमेंट पे बैलेंस लिख के भी भेजा सर बैंक ने। तो सर क्या इस डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट का बैलेंस बराबर नहीं होना चाहिए? जी सर बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो सर ये मैंने एक्सटर्नल पार्टी से डायरेक्टली कंफर्म किया, ये मैंने एक्सटर्नल पार्टी से डायरेक्टली कंफर्म किया। क्यों कंफर्म किया सर? इस एविडेंस को मजीद चेक करने के लिए, क्या ये एविडेंस सही है कि नहीं, इन्होंने खुद तो नहीं बनाया। तो सर अब मुझे इस एविडेंस पे
अब मुझे इस एविडेंस पे रिलायंस आ गया, अब मुझे इस एविडेंस पे यकीन आ गया कि ये एविडेंस सही है। सर बात समझ में आ रही है सर मेरी? सब साथ हैं सर? बात समझ में आई? कंफर्मेशन क्या होती है? दूसरा मिसाल दे दूं कंफर्मेशन का। लेट सपोज सर कंपनी के बैलेंस शीट पे डेटर आ रहे हैं, एक डेटर आ रहा है, रिसीवेबल बोलो डेटर बोलो, एक डेटर आ रहा है, डेटर ए, और सर उससे पेंडिंग है 30 जून को कोई 3 लाख। कोई कितने पेंडिंग है सर? 3 लाख। सर 30 जून को आपने कंपनी को बोला ये तूने कैसे दिखाया है? उसने बोला सर 3 लाख मुझे इसे रिसीव करने हैं, तुम चाहो तो इनवाइसेस चेक कर लो। मुझे कंपनी का कौन बोल रहा है? क्लाइंट बोल रहा है। सर मैनेजर फाइनेंस बोल रहा है तुम चाहो तो इनवाइसेस चेक कर लो। मैंने बोला वो तो चेक करूंगा पर रुक जा, इनवाइसेस तेरी अपने बनाई हुई है, वाउचर्स तेरे अपने बनाए हुए हैं, वो तो मैं चेक करूंगा, लेकिन मैं कैसे मान लूं? क्या पता तूने झूठे बनाई हो, क्या पता तूने ये झूठा डेटर दिखाया हो, तूने अपनी एसेट साइड को ज्यादा करने के लिए दिखाया हो। तो मैं तेरी इनवॉइसेस को कोरोबरेटली चेक करूंगा। तो सर इसके लिए मैं क्या करूंगा? ये जो डेटर ए है इसको भेजूंगा मैं कंफर्मेशन, इसको भेजूंगा मैं कंफर्मेशन। इसमें क्या लिखूंगा? इसमें लिखूंगा डेटर ए, डेटर ए में ऑडिटर, ऑडिटर भेजेगा कंफर्मेशन डेटर ए को। डेटर ए, डेटर ए मैं जो हूं ना इस कंपनी का ऑडिटर हूं, ठीक है? तुम मुझे ये बताओ कि 30 जून को 2018 को तुम्हें इसको कितने देने हैं? डेटर ए, डेटर ए मैं इस कंपनी का ऑडिटर हूं, तुम मुझे ये बताओ कि 30 जून 2018 को इस कंपनी को कितने देने हैं? तो डेटर ए क्या करेगा? मुझे बैलेंस लिख के दे देगा, और मैं इसको बोलूंगा इस लेटर का जो रिप्लाई हो ना वो डायरेक्टली मुझे करना, इस कंपनी को नहीं करना। ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, डेटर ए क्या करे, वो कंपनी को वो कंफर्मेशन भेज दे, उनको बोले कि तू ऐसा कर अपने सारे बैलेंस डाल के ऑडिटर को दे दियो। तो आप बोलते हो डेटर ए को कि भाईजान ऐसा करना कि इसमें बैलेंस लिख के मुझे डायरेक्टली सेंड करना। तो डेटर ए क्या करेगा? इसमें बैलेंस, इस कागज के टुकड़े में बैलेंस लिखेगा और ऑडिटर को डायरेक्टली सेंड करेगा, ठीक है ना? तो फिर ऑडिटर चेक करेगा। अब ये सर सेम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हाँ सर बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंस हो गया तो आप बोलोगे बेटा तेरी तो इनवॉइसेस में ये बैलेंस आ रहा था और डेटर ए ने तो ये कंफर्म करके दिया है, अब बता क्या है? तो सर इंक्वायरी करेंगे आप उससे। सर बात समझ में आई? कंफर्मेशन समझ में आ गया? कंफर्मेशन मतलब सामने वाली पार्टी से कंफर्म करना। अब सर मैं आगे आ जाऊं, मैं आ जाता हूं आई क्यूब पे। इंस्पेक्शन एनालिटिकल प्रोसीजर को बाद में करते हैं। सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट, सर कंपनी के फिक्स एसेट होते हैं, कंपनी के फिक्स एसेट होते हैं, ठीक है ना? लेट सपोज सर, लेट सपोज सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स क्या है? लेट सपोज सर कंपनी, सर कंफर्मेशन मतलब एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स क्या होते हैं सर? जैसे कि कंपनी के बैलेंस शीट पे फिक्स एसेट आ रहे हैं, फिक्स एसेट समझ रहे हो ना? पीपी, पीपी कोई आ रहा है सर, पीपी कोई आ रहा है सर, कोई 3 मिलियन। सर 3 मिलियन, 3 मिलियन के आप जब अंदर गए, 3 मिलियन को जब आपने डबल क्लिक किया तो इसके अंदर से मजीद जड़ी बूटियां निकली। तो सर इन जड़ी बूटियों से आपको पता लगा कि लेट सपोज इसके अंदर कोई 10 गाड़ियां थी, 10 व्हीकल थी, इसके अंदर सर कोई 3 प्लांट एंड मशीनरी थी, लेट सपोज सर, ठीक है ना? अब सर आपने ये चेक करना है, ये जो इन्होंने दिखाया है कि 10 व्हीकल हैं,
तो सर ये क्या वाकई 10 व्हीकल्स एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती, तो आप किस तरीके से चेक करोगे? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। इस चीज को चेक करने के लिए क्या वाकई 10 व्हीकल हैं भी कि नहीं। ये अपनी बैलेंस शीट में दिखा तो रहे हैं कि 3 मिलियन का अमाउंट है, और 3 मिलियन में बोल तो रहे हैं कि भाई इतनी व्हीकल है और इतनी सर प्लांट एंड मशीनरी है। अब मैं कैसे मान लूं कि ये वाकई हैं भी कि नहीं, रियल लाइफ में ये मौजूद हैं भी कि नहीं। इन्होंने बुक्स में तो लिख दी है, वाकई 3 प्लांट एंड मशीनरी है कि भी नहीं। सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। और अगर हैं तो क्या सही तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं उन पे IAS 36 की तरह इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट चार्ज हो जाना चाहिए। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, उन पे इम्पेयर, ये इम्पेयर तो नहीं हो गए। तो सर उनकी कंडीशन चेक करने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ता है? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। सर एसेट को खुद जाके देखना। सर लेट सपोज इसकी एक और एग्जांपल दे दें। सर इसकी एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सर इंटेंजिबल एसेट है, तो सर इंटेंजिबल एसेट अगर होगा तो वो तो नजर ही नहीं आता ना। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट तो है टेंजिबल के लिए, इंटेंजिबल ऑफ एसेट के लिए अलग चीज करेंगे, अलग ऑडिट प्रोसीजर करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ये जस्ट मैं एक एक प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है और इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। सर अगर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट पे आऊं, लेट सपोज कंपनी की बैलेंस शीट पे कोई आ रही है इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री कंपनी की बैलेंस शीट पे आ रही है 28 मिलियन, 28 मिलियन की कोई इन्वेंट्री आ रही है। अब इन्वेंट्री के अंदर क्या होगा सर? इन्वेंट्री के अंदर, इन्वेंट्री को आपने चेक करना है। इन्वेंट्री के लिए आपने कंपनी से पूछा, कंपनी मैं कैसे मान लूं कि तेरे पास 28 मिलियन की इन्वेंट्री है। मुझे इन्वेंट्री क्या होगा सर? एक एसेट होगा, एक टेंजिबल एसेट होगा, एक स्टॉक होगा, ठीक है ना। इन्वेंट्री क्या होती है? जो चीज आप मार्केट में सेल करते हो। तो सर आपने कंपनी को बोला मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा कि वाकई इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, अगर करती है तो क्या सही कंडीशन में है कि नहीं। क्या इसका मतलब सर याद करो IS2 के अंदर क्या होता है? आपने इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो आपने ये भी असेस करने के लिए, ये भी असेस करने के लिए आपने क्या करना होगा? इन्वेंट्री को चेक करना होगा। इन्वेंट्री कहाँ पड़ी होगी सर? वेयर हाउस में, सर गोदाम में पड़ी होगी। तो सर उसके लिए इन्वेंट्री को चेक करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा सर? इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट करना पड़ेगा। भाई एसेट को जाके इंस्पेक्ट करोगे जब ही तो पता लगेगा कि 28 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी है कि नहीं, इन्वेंट्री की कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। आपने क्लाइंट से पूछोगे, वो अपने बुक्स में दिखाएगा कि लेट सपोज इन्वेंट्री की क्वांटिटी पड़ी हुई है कोई सर 10 मिलियन क्वांटिटी पड़ी हुई है। आप बोलोगे ये 10 मिलियन मुझे दिखा, कहाँ पे पड़ी हुई है? वो आपको लेके जाएगा गोदाम में। तो आप उस 10 मिलियन की इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करोगे और फैसला और देखोगे वाकई वो एग्जिस्ट करती भी है नहीं सर, और अगर करती है तो क्या सही कंडीशन में है कि नहीं। अगर सही कंडीशन में तो ठीक है, वरना NRV पे रिकॉर्ड करो। ये होता है सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट। सर तो क्या ऑडिटर सारा स्टॉक चेक करेगा? सर सारा स्टॉक तो कोई भी चेक नहीं करता। याद रखो मैंने बोला था ऑडिटर सैंपल बेस पे काम करता है। क्या तुम सारा स्टॉक चेक कर पाओगे? नहीं सर, वरना फिर एब्सोल्यूट एश्योरेंस वाली बात आ जाती है। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम सारा स्टॉक बिड के चेक करो? नहीं सर, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो सैंपल बेसिस पे जो उसकी रिकॉर्डेड शीट उसने दी उस पे सैंपल बेस पे करना चेक, ठीक है ना। फिलहाल ये मैं बता रहा हूँ कि इन प्रोसीजर के करने का मतलब क्या है, ठीक है ना। ये प्रोसीजर जो नाम लिखे हैं ये क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। सर उसके बाद आ जाए इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। भाईजान जैसे मैंने कंपनी से बोला, तुम्हारी बैलेंस शीट पे डेटर कितने शो हो रहे हैं, तो कंपनी ने बोला सर 3 लाख। मैंने बोला ये 3 लाख किस तरीके से हुए होंगे, तो उसने बोला इनवाइसेस। मैं साथ में कंफर्मेशन तो भेजूंगा, लेकिन उसने बोला इनवाइसेस, इनवाइस आ रही है। जरूर मैंने उसको सेल की होगी, तो सेल में मैंने इनवाइस भी भेजी होगी उसको, सेल में मैंने उसको इनवाइस भेजी होगी। तो सर इनवाइस मेरे लिए क्या है? रिकॉर्ड्स।
तो सर ऑडिटर क्या करेगा, इस इनवॉइसेस को भी इंस्पेक्ट करेगा। इस इनवॉइसेस को इंस्पेक्ट करने के लिए, ये इनवॉइसेस किसके बेसिस पे है सर, इस 3 लाख के बेसिस पे। ये 3 लाख किस तरीके से बना सर, ये सेल हुई तो इनवॉइस रिकॉर्ड हुई, सेल हुई तो इनवॉइस रिकॉर्ड हुई, इसके बेसिस पे 3 लाख रिकॉर्डेड है। तो ऑडिटर क्या करेगा, ये कंफर्मेशन तो भेजेगा ही भेजेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये इनवॉइसेस भी चेक करेगा। तो इन इनवॉइसेस को चेक करने को मैं क्या बोलूंगा सर, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सर उसके बाद अगर मैं आ जाऊं इंक्वायरी, सर इंक्वायरी वो प्रोसीजर है कि जो भी मैं क्लाइंट से बातचीत करता हूं कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है, ये बैलेंस, ये कैशियर्ड बैंक पे 2,80,000 क्यों दिख रहे हैं सर, ये डेटर पे 3 लाख क्यों दिख रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं सर, ये 3 मिलियन पीपीई में क्यों दिख रहे हैं, इसकी मुझे डिटेल बताओ। 10 व्हीकल, 3 प्लांट एंड मशीनरी, चलो इसको देखने चलते हैं। 10 गाड़ियां कहाँ हैं, ये जो भी बातचीत करता हूँ सर, ये गाड़ी क्यों परचेज की इस साल, क्या वजह है, ये गाड़ी किसके पास है सर, जो भी मैं ये पूछताछ करता हूँ इनके इनके साथ, क्लाइंट के साथ, इसको बोला जाता है इंक्वायरी। इंक्वायरी सर उसके बाद आ जाते हैं रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। सर रिकैलकुलेशन क्या होता है सर, लेट सपोज क्लाइंट ने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे क्या चार्ज की, लेट सपोज क्लाइंट ने, सर कंपनी ने इस 3 मिलियन पे कंपनी को क्या चार्ज करनी चाहिए सर, डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन चार्ज करनी चाहिए। लेट सपोज कंपनी ने डेप्रीसिएशन चार्ज की 3 मिलियन पे पूरे साल के अंदर, कोई सर 5 लाख, तो सर ये क्या चार्ज की, डेप्रीसिएशन। अब इस 5 लाख को चेक करने के लिए आप क्या करोगे सर, आप करोगे रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन, इस डेप्रीसिएशन को रिकैलकुलेट करके देखो IAS 16 की तरह। आप उनसे पूछोगे मेथड कौन सा इस्तेमाल करते हो, SLM या RBM, और उस हिसाब से एसिड की डिटेल्स लोगे। और सर व्हीकल पे रेट कौन सा लगाते हो, प्लांट एंड मशीनरी पे रेट कौन सा लगाते हो, तो सर उस हिसाब से आप क्या करोगे, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करोगे। आप इनसे बोलोगे मुझे इसकी भी डिटेल दे, इसकी भी डिटेल दे, इस पे रेट क्या चार्ज होता है, इस पे क्या, ये किस तारीख पे परचेज हुई, ये किस तारीख पे परचेज हुई, और सर उस हिसाब से रेट मल्टीप्लाई करोगे, और क्या करोगे सर, डेप्रीसिएशन निकाल के क्लाइंट की डेप्रीसिएशन चार्ज की हुई से कंपेयर करोगे कि वाकई मैंने जो कैलकुलेट की है, क्या क्लाइंट की कैलकुलेटेड से क्लाइंट की P&L में चार्ज होने से वही है कि नहीं, क्लाइंट के डेप्रिसिएशन के अमाउंट मैच हो रहा है मेरी कैलकुलेटेड अमाउंट से। तो सर ये होता है रिकैलकुलेशन। सर आप डेप्रिसिएशन की रिकैलकुलेशन कर लो। लेट सपोज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्लाइंट ने, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सर क्लाइंट ने अपने डेटर्स पे प्रोविजनिंग लगाई होगी। लेट सपोज डेटर ए पे 5%, डेटर बी पे 2%, डेटर सी पे सर कोई 10%। तो सर उन्होंने दिखाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना आ रहा है, बेड डेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। P&L के अंदर बेड डेट इतना आ रहा है जो कि प्रोविजन की वजह से है। तो आपने क्या किया, उस प्रोविजन को रिकैलकुलेट करके देखा अपने हाथ से, और क्लाइंट के रिकॉर्डेड से उसको कंपेयर किया। तो सर ये होता है रिकैलकुलेशन। उसके बाद अगर मैं आता हूँ रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस क्या सर, क्लाइंट एक चीज अगर करता है, एक प्रोसेस, जैसे याद करो इंटरनल कंट्रोल में आपको समझा रहा था, क्लाइंट एक इंटरनल कंट्रोल, एक प्रोसेस करता है, तो वो प्रोसेस आप खुद से करके देखते हो। जैसे कि सर क्लाइंट से आपने पूछा सेल कैसे रिकॉर्ड होती है, तो उसने बोला सर सबसे पहले ऑर्डर आता है, ऑर्डर आता है तो फिर किसको आता है, वो सेल डिपार्टमेंट वालों को। तो जी सर, अब अब बच गया सर हमारा ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। रीपरफॉर्म भी कर लेते हैं। ठीक है सर, रीपरफॉर्मेंस क्या सीन होता है भाईजान, रीपरफॉर्मेंस ये सीन होता है, आपने पूछा क्लाइंट से, सर आपने पूछा क्लाइंट से कि रीपरफॉर्म सेल तुम्हारे पास किस तरीके से होती है, सेल तुम्हारे पास किस तरीके से होती है, या सेल को भी छोड़ो, आपने क्लाइंट से पूछा तुम्हारे पास सैलरी किस तरीके से बुक होती है, तो उसने बोला यार ये तुमने कैसा सवाल कर दिया, मैं अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी तनख्वाह देता हूँ उस हिसाब से बुक होती है। तो मैंने बोला
भाईजान मेरा मकसद ये है कि लेट सपोज तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय है एसन, उसको तुमने कितनी दी, 30,000 रुपए तनख्वाह। सर उसकी महीने की कितनी तनख्वाह है, 30,000। तो तुमने उसकी तनख्वाह जो बुक की होगी तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से की होगी, तुमने उसकी जो तनख्वाह बुक की होगी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से की होगी। तो तुम मुझे ये बताओ नंबर ऑफ डेज तुम किस हिसाब से काउंट करते हो। तो उसने बोला सर मेरे पास जो एसन है वो रोज आता है और रोज आके क्या करता है। सर मैं रीपरफॉर्मेंस और ऑब्जर्वेशन दोनों साथ डिफाइन करूंगा, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना। सर मेरे पास जो एसन आता है, मैंने इस क्या पूछा क्लाइंट से कि तुमने 30,000 रुपए किस हिसाब से, एसन के महीने की सैलरी कितनी है, 30,000, तुमने 30,000 किस हिसाब से एक्सपेंस बुक किया। तो उसने बोला सर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। तो मैंने बोला नंबर ऑफ डेज किस हिसाब से कैलकुलेट करते हो, मतलब नंबर ऑफ डेज मतलब कितने महीने में दिन वो आया और उसके हिसाब से मैंने सैलरी दी। अगर कुछ दिन उसने क्या किया सर, छुट्टी की, तो उस हिसाब से उसकी सैलरी डिडक्ट हो जानी चाहिए। तो मैंने बोला किस हिसाब से तुम उसके नंबर ऑफ डेज काउंट करते हो। तो उसने बोला सर एसन रोज आता है और एसन आके क्या करता है सर, बायोमेट्रिक करता है, एक मशीन लगी हुई है सर दरवाजे पे, उस पे क्या करता है अपना थंब इम्प्रेशन डालता है जब आता है, और सर जब वापस जाता है, जैसे ही सुबह 9 बजे आता है थंब लगाता है तो सर उसका टाइम नोट हो जाता है, भाईजान ये 9 बजे आ गया। उसके बाद अगर सर ये 6 बजे वापस जाता है या 5 बजे तो फिर थंब लगाता है और सर इसका टाइम काउंट हो जाता है कि ये इसने इतने घंटे काम किया, कि भाईजान 9 से लेके 5 बजे तक इसने 8 घंटे क्या किया, इसने काम किया। तो सर जब इसने क्लाइंट से ये मैंने पूछा और क्लाइंट ने मुझे ये बताया, फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर आपके पास वो मशीन में जो टाइम नोट हो जाता है वो कहाँ पे आ जाता है। सर वो जो मशीन में जो टाइम काउंट होता है वो मशीन मेरी कनेक्टेड होती है मेरे सिस्टम से, मेरे कंप्यूटर से। मैं क्या करता हूँ, एसन रोज इस तरीके से करता है, मैं क्या करता हूँ मंथ एंड पे वो मशीन की जो रिकॉर्ड होता है जो कंप्यूटर में आ जाता है कि इस मंडे को एसन कितने घंटे बैठा, ट्यूसडे को कितने, वेडनेसडे को कितने, कब साइन इन किया, कब उसने सुबह को आया, कब शाम को गया। उस हिसाब से मैं वो प्रिंट निकाल लेता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कौन से दिन कितने घंटे एसन ने काम किया, किस दिन नहीं आया, और इस हिसाब से नंबर ऑफ डेज से मैं उसकी सैलरी मल्टीप्लाई करके उसको दे देता हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे नंबर ऑफ डेज सही से काउंट हो जाते हैं। अब सर ये तो क्लाइंट ने बोला, अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा, रीपरफॉर्मेंस बता रहा हूं फिलहाल सुनो। मैं क्या करूंगा, अब ये जो एसन भैया काम कर रहे हैं ये हर एम्प्लॉय कर रहा होगा कंपनी में, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर एम्प्लॉय का अलग अलग से सैलरी रिकॉर्ड करने का तरीका होगा, सारे एम्प्लॉयज के लिए यही होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एज ऑडिटर ये जो क्लाइंट ने बात बताई है मैं क्या करूंगा, इसको ऑब्जर्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा गेट पे, ठीक है ना, या आते जाते गेट पे देखूंगा सुबह 9 बजे क्या लोग आते हैं तो थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, इस तरीके से देखूंगा जैसे किसी को पता ना लगे, ठीक है ना, कि सर ऑब्जर्व किया मैंने कि सुबह आते हैं 9 बजे सर थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, उसके बाद शाम को जाते हैं 5 बजे तो थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। और सर इसी तरीके से मैं ऑब्जर्व करूंगा जो क्लाइंट ने बताया है क्या वाकई वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक तो चीज ये हो गई ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व करना, जो उसने बताया है मैं वो चेक कर रहा हूँ। सर ऑब्जर्वेशन का एक और मैं आपको दे दूं, मैं एग्जांपल, मैंने उससे पूछा क्या डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास कॉम्पिटेंट बंदा जिसको, मतलब जो कॉम्पिटेंट कौन होता है सर, कॉम्पिटेंट वो होता है जिसके पास क्वालिफिकेशन हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास स्किल हो। क्या डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास एक कॉम्पिटेंट बंदा क्या करता है, ये एक इंटरनल कंट्रोल है सर, के डेप्रिसिएशन आपके पास क्या कॉम्पिटेंट बंदा रिकैलकुलेट करता है कि नहीं करता। उसने बोला सर हमारे पास फाइनेंस मैनेजर करता है रिकैलकुलेट, और फाइनेंस मैनेजर है वो एसीसीए किया हुआ है उसने। तो मैंने क्या किया सर, मैंने जाके ऑब्जर्व किया क्या वाकई डेप्रिसिएशन फाइनेंस, इस तरीके से ऑब्जर्व किया क्या वाकई डेप्रिसिएशन फाइनेंस मैनेजर रिकैलकुलेट करता है मंथ में या 15 दिन में, या वो नहीं करता या कोई और कर रहा है, ठीक है ना, और उसके सिग्नेचर वगैरह, क्योंकि जो कैलकुलेट करेगा वो सिग्नेचर या कुछ इस तरीके की चीज कर देगा। तो मैंने वो ऑब्जर्व किया। सर रीपरफॉर्मेंस क्या होती है, जैसे सर एसन ने क्या किया, एसन जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज क्या करते हैं सर, एम्प्लॉयज अपना टाइम इन करते हैं और टाइम आउट करते हैं।
तो वही कंट्रोल मुझे चेक करना है कि क्लाइंट कह रहा है। अब मैंने सर ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि जो भी आ रहा है थंब इम्प्रेशन लगा रहा है, और जब जा रहा है थंब इम्प्रेशन लगा रहा है। टाइम इन और टाइम इन आउट कर रहा है। टाइम इन मतलब सुबह को आना, टाइम आउट मतलब शाम को घर जाना वापस। ठीक है ना कि भाईजान अब मुझे चेक करना है क्या ये मशीन सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। ये जो क्लाइंट कह रहा है कि सिस्टम में ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है कि ये बंदा सुबह 9 बजे आया, शाम के 5 बजे गया। तो मैं अब एक चीज तो ऑब्जर्व कर ली मैंने कि वाकई हर कोई एम्प्लॉय लगा रहा है, पर क्या सिस्टम में वो रिपोर्ट निकल रही है, कहीं ये बस एक ड्रामा तो नहीं चल रहा। तो मैंने क्या किया सर, अब मुझे ना यही चीज चेक करने के लिए रीपरफॉर्म करना पड़ेगा। किस तरीके से सर? दूसरा ये भी तरीका है कि मैं ये भी देखूं कि मंथ एंड पे क्या वाकई ऑब्जर्व करूं, क्या वाकई मंथ एंड पे वो जो एचआर वाला बंदा है क्या वाकई वो रिपोर्ट निकालता है कि नहीं निकालता। अगर वो रिपोर्ट निकालता है मैं जाके ऑब्जर्व करूं, हाँ सर वो वाकई रिपोर्ट निकालता है, ये सही कह रहे हैं। या दूसरा तरीका ये है कि भाईजान मैं भी एक एम्प्लॉय बन जाऊं, मैं क्या करूं, थंब इम्प्रेशन लगाऊं। अब थंब इम्प्रेशन लगाने के लिए मेरा तो थंब आएगा नहीं, क्योंकि सर मेरा नाम तो उनके सैलरी में एड नहीं है। सर लेट सपोज मैंने अपना नाम सैलरी में ऐड करवा दिया, ठीक है ना, क्योंकि मशीन भी तो उसी का नाम उसी का थंब इम्प्रेशन लेगी ना जिसका नाम ऐड होगा। ठीक है ना सर, मैंने अपना नाम ऐड करवा दिया, मैंने थंब इम्प्रेशन लगाया, टाइम इन किया और टाइम आउट किया। फिर मैं गया सिस्टम में, तो मैं गया उस बंदे के बाद सिस्टम में, मैंने उसको बोला रिपोर्ट निकाल, उसने रिपोर्ट निकाली, या मैंने अपने हाथ से रिपोर्ट निकाली और चेक किया कि वाकई सुबह 9 बजे का टाइम रिकॉर्ड हुआ। जिस टाइम मैंने टाइम इन किया और टाइम आउट किया वही टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं गलत टाइम तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। और सर रिपोर्ट निकाल के चेक किया। सर जो क्लाइंट काम कर रहा है वो मैंने खुद करके देखा, तो इसको बोलते हैं रीपरफॉर्मेंस। सर बात समझ में आई यहाँ तक? किसी को कोई मसला ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस में? बताएं सर, सबको क्लियर है रीपरफॉर्मेंस और सर ऑब्जर्वेशन? सब बताएं सर, एक क्यों जवाब दे रहा है? हाँ सर बिल्कुल। चलें सर आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? सर एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? लेट सपोज सर, अब एक प्रोसीजर रह गया एनालिटिकल प्रोसीजर। सर एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होते हैं? लेट सपोज सर एनालिटिकली सोचना, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब एनालिटिकली सोचना, लॉजिकल सोचना। सर किस तरीके से? सर लेट सपोज कंपनी के पीएनएल के अंदर सेल्स शो हो रही है सर 2015 में सर कोई 400 मिलियन, ये लास्ट ईयर है, ये मेरा ऑडिटेड ईयर नहीं है, ठीक है सर। 2016 में शो हो रही है सर कोई 550 मिलियन, ये मेरा लास्ट ईयर है, कंपनी का लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है। मैं ऑडिट किसका कर रहा हूं? इसका, ठीक है ना। अब सर कंपैरिजन करना, इन दोनों का कंपैरिजन करना। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? लॉजिकल सोचना, कंपेयर करके सोचना। सर एनालिटिकली सोचना, सर ये जो 550 मिलियन हो गई 400 मिलियन से, तो सर कितने रुपए का इंक्रीज आया? सर कितने से इंक्रीज आया? सर ये जो इंक्रीज आया सर 150 मिलियन से आया। सर ये 150 मिलियन का जो इंक्रीज आया ये कितना परसेंट इंक्रीज है? सर ये कोई इंक्रीज है मेरा 550 माइनस 400 डिवाइड बाय सर 400 मल्टीप्लाई बाय 100। सर ये कोई इंक्रीज आया मेरे पास 37.5%। सर इतने का इंक्रीज आया मेरे पास। सर मैं अब क्लाइंट से पूछूंगा ये इतने का इंक्रीज क्यों आया, कैसे आया, किस तरीके से आया? सर ये 37.5% का इंक्रीज आया है, तो इसका मतलब इतने से, तकरीबन इतने से डेटर्स भी बड़े होंगे। सर
इसकी क्या वजूहत है, 400 मिलियन से 550 मिलियन क्यों इंक्रीज आया? तो सर अब क्लाइंट बताएगा, अब इससे रीजनिंग करूंगा, इंक्वायरी पूछूंगा सर, अब इंक्वायरी करूंगा तो क्यों इंक्रीज आया? अब क्लाइंट बताएगा सर लास्ट टाइम के मुकाबले से सेल की क्वांटिटी बढ़ी है, लास्ट टाइम के मुकाबले से सेल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, सर सेल प्राइसेस बढ़ गई हैं, अगर उस हिसाब से आप देखें तो इतने का इंक्रीज आया है। तो सर इस तरीके से एनालिटिकली सोचना। सर लास्ट टाइम, अब मैं अगर पूछूं सर डेटर्स में तुम्हारे इस दफा डेटर्स इतने थे, लास्ट टाइम इतने थे, अब डेटर्स में इंक्रीज क्यों आया? तो वो बोलेगा सर इस दफा सेल ज्यादा हुई हैं, इस तरीके से इस दफा पैसे कम रिसीव हुए हैं। अगर मैं उनसे पूछूं पीपी तुम्हारा लास्ट टाइम, पीपी तुम्हारा लास्ट टाइम था कोई 400 मिलियन और इस दफा कोई 600 मिलियन है, तो 200 मिलियन का इंक्रीज क्यों आया? तो बताएगा सर इतने एसेट खरीदे हमने, ठीक है ना। तो सर एनालिटिकली सोचना, कंपेयर करना, ये सेल जो है, ये सेल जो है 150 मिलियन, ये कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना सर? इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वाइज, ठीक है ना। सर इस तरीके से एनालिटिकली सोचना, आपस में कंपेयर करना, ग्रॉस प्रॉफिट का कंपेयर करना, रेशोज निकालना, रेशोज निकालना, ग्रॉस मार्जिन का, नेट प्रॉफिट का, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का रेशो निकाल के कंपेयर करने को सर एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं। सर बात समझ में आ रही है? एनालिटिकल प्रोसीजर समझ में आया? आ जाओ मेरे हैंडआउट में, सर मेरे हैंडआउट में आ जाओ। ऑडिट एंड एश्योरेंस आयदा 500, ऑडिट एविडेंस हैंडआउट नंबर 4। तकरीबन इसके कोई 25 क्वेश्चन करेंगे सर हम ऑडिट एविडेंस के, 25 नहीं 26 क्वेश्चन करेंगे। आप नीचे आ जाओ सर, नीचे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे आ जाओ। प्रोसीजर्स और मेथड्स और टेक्निक्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, जल्दी से इसको रीड करते हैं, जल्दी आ जाओ सर, जो पढ़ा उसको रीड कर लें, आपको याद हो चुका होगा, मैं आपको बता दूं। प्रोसीजर्स और मेथड्स और टेक्निक टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, सबने खोल लिया? सब साथ है मेरे? सबने खोल लिया? भाईजान पढ़ना शुरू करूं? जल्दी करो भाईजान, सबने खोल लिया? तो चलो सर पढ़ते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स आर मेथड्स and techniques used by auditor to gather audit evidence. Inquiry. Inquiry consists of seeking information from knowledgeable person, both financial and non-financial, within the entity or outside the entity. Example क्या होते हैं सर? Inquiry, inquiring management about any change in accounting policy. Accounting policy तुमने क्यों change की? Change in financial reporting framework और legal requirement. ये examples हैं, ये just example हैं, इससे ज्यादा example होते हैं सर। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट अबाउट लीगल केसेस अगेंस्ट कंपनी, कंपनी पे ये जो केस चल रहा था इसका क्या फैसला आया, ये केस हुआ है तो क्यों हुआ, एंड असेसमेंट अबाउट देयर आउटकम्स। ठीक है, अभी कंपनी पे ये केस हो गया तो इसके लिए तुम्हारा वकील क्या कहता है, तुम पे कितनी पेनल्टी लगेगी। ऑब्जर्वेशन कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर, एग्जांपल कंट्रोल्स बीइंग परफॉर्म बाय अदर्स। ऑब्जर्वेशन का क्या मुराद? आप एक प्रोसेस को देख रहे हो और कोई परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको जस्ट नोटिफाई कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो सर। Examples: observing inventory counting by entity personnel to ensure that proper control and counting procedure are being followed. सर इन्वेंट्री जो होती है वो काउंट करते हैं और अपने क्या करते हैं, लिस्ट में लिखते जाते हैं। तो आपने क्या किया, इस कंट्रोल को चेक किया कि जो इन्वेंट्री लिखी हुई है बुक्स के अंदर, क्लाइंट क्या करता है, जो दो तरीके हैं, एक तो इन्वेंट्री काउंट करके बुक्स में लिखी, एक जो इन्वेंट्री महीने के बाद गए, एक महीने के बाद, जो हम एक महीने के बाद इन्वेंट्री लिख के गए थे, इसमें से अगर वो स्टॉक हटा दें इशू किया हुआ जो सेल हो गया और वो ऐड कर दें जो हमने परचेज किया, तो हमारे पास एक इन्वेंट्री बच जाएगी, महीने के बाद इतनी एग्जिस्ट करनी चाहिए बुक्स के अंदर। तो सर वो जो बुक्स के अंदर आ रही है वही अब एग्जिस्ट करनी चाहिए रियल में। तो वो सर क्लाइंट क्या ऐसा चेक करता है, जाके काउंट करता है, तो ये भी एक कंट्रोल है, ये आगे पढ़ेंगे हम, कोई मसले वाली बात नहीं है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑब्जर्विंग कैश रिसीविंग प्रोसेस टू इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन रिसीविंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ मनी। एक बंदा कैश रिसीव करता है और दूसरा बंदा रिकॉर्ड करता है, आपने ऑब्जर्व किया। इंस्पेक्शन इन्वॉल्व
एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट, इंस्पेक्शन ऑफ, ये किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स की, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट, ये सर इंस्पेक्शन ऑफ एसेट की बात कर रहा है। एग्जाम्पल इंस्पेक्शन ऑफ परचेजेस इनवाइसेस, बिल्कुल ये परचेजेस की बात हो रही है, परचेज इनवाइस को चेक करना, जैसे मैंने डेटर के लिए लिखा था इंस्पेक्शन ऑफ सेल्स इनवाइसेस, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स टू वेरीफाई एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, ये वही बात है सर जो कि मैंने बताया, इन्वेंट्री को जाके फिजिकली चेक करना। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सर fixed asset item to verify existence of fixed asset. Sir, external confirmation is a process for of obtaining evidence by auditor directly from the third party in a written on paper, electronic or other medium. सर यही वही बात है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसी को भेज के डायरेक्ट ऑडिटर के बाद एविडेंस आ जाए, जैसे बैंक स्टेटमेंट डायरेक्ट आ रही थी, ठीक है ना, बैंक डायरेक्ट कंफर्म कर रही थी, डेटा डायरेक्ट कंफर्म कर रहा था। सर्कुलराइजेशन ऑफ सैंपल ऑफ कस्टमर टू कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस, ये वही बात है, डेटर का ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस कंफर्म करना उससे डायरेक्टली। सेंड कंफर्मेशन लेटर टू बैंक टू कंफर्म द बैलेंस इन अदर इंफॉर्मेशन। रिकैलकुलेशन कंसिस्ट ऑफ चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी, क्या डेप्रिसिएशन सही से कैलकुलेट हुई है कि नहीं। रिकैलकुलेशन में भी परफॉर्म मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। रिकैलकुलेशन ऑफ सेल इनवॉइसेस और परचेज इनवॉइसेस, आपने खुद से रिकैलकुलेट चेक सेल्स इनवॉइसेस को करके देखा। रिकैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल फॉर सैंपल ऑफ फिक्स एसेट, अगर कोई फिक्स एसेट आपने सर क्या किया, डिस्पोज किया, तो उसमें प्रॉफिट और लॉस जो क्लाइंट ने कैलकुलेट किया आपने खुद से भी कैलकुलेट करके देखा, ठीक है ना। रिकैलकुलेट वैल्यूएशन फॉर सैंपल ऑफ इन्वेंट्री आइटम टू इनकरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, इन्वेंट्री आई तो उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन हुई होगी, जैसे फीफो या इफको मेथड में, ठीक है ना, तो आपने खुद से कैलकुलेट करके देखी। Re-perform means auditor independently performing procedure or control that were originally performed by entity as a part of its internal control, जो कंट्रोल का प्रोसेस कंपनी खुद कर रही होती है, आपने वो खुद से करके देखा। रीपरफॉर्मिंग एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये आगे बताऊंगा मैं। रीपरफॉर्मिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम कंपनी जनरल लेजर। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल डेटा थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप among financial and non-financial data. It also includes investigation of unusual differences or recorded amounts with expected amount. Sir, calculate gross profit ratio, compare with last year to assess its reasonableness, develop expectation of salary expense, taking into account juniors and levers of joiners and levers to assess reasonableness, compare it with actual expense and investigate an annual difference. सर अब ये बातें हैं, ये जो मैंने ऑडिट प्रोसीजर आपको पढ़ाए, इसमें कुछ वर्डिंग आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये वर्डिंग आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगी, आपको मैंने मतलब समझा दिए, ठीक है सर। अब इसके पास पेपर रहते हैं, आप आ जाएं सर क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं बेटा। सर इंक्वायरी में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल से क्या मुराद है, सर ये आगे बताऊंगा मैं आपको, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, जानबूझ के अभी नहीं बताया। सर क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं, सारे आ गए क्वेश्चन नंबर 13 पे, जल्दी जल्दी आ जाएं। आगे सारे पढ़ूं मैं सर, आवाज आ रही है दोस्तों, हुसैन आवाज आ रही है, क्वेश्चन 13 पे आ जाओ, ठीक है सर। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 6 मेथड फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। सर टोटल मेथड कितने, टोटल मेथड कितने, 8, 8 में से सर यहाँ पे कितने लिखने, 6, तो कोई भी आप 6 जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर लें ऑडिट एविडेंस, तो आपका ये आंसर हो गया सर। उसके बाद आयजा 500 ऑडिट एविडेंस, क्वेश्चन नंबर 14 रीड करने लगा हूँ। आयजा 500 ऑडिट एविडेंस लिस्ट डाउन वेरियस प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ एन ऑडिटर वुड परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर रिकैलकुलेशन, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स, एनालिटिकल रिव्यू, तो सर इनको एक्सप्लेन करें और दो एग्जांपल बताएं, जान छुड़ाएं। सर ये सवाल भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता हूं। यू आर प्लानिंग द
audit of Curly World and are considering using some of the procedure for gathering audit evidence recommended by ISA 500 as follows. Analytical procedures, inquiry, inspection, observation, recalculation. Required for each of the above procedure, explain and use in gathering audit evidence. किस तरीके से आप उसको परफॉर्म करेंगे, एक्सप्लेन करें. डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ ऑडिट कर्ली वर्ड्स. आप एक एक एग्जांपल बताते जाएं सर. उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं. पहले ब्रीफली एक्सप्लेन 6 मेथड फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस. वही सवाल सर. उसके अलावा क्वेश्चन 6 पे आ जाए. डिस्क्राइब ईच ऑफ द प्रोसीजर लिस्टेड बिलो यूज्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एंड फॉर ईच प्रोसीजर गिवन टू एग्जांपल्स. गिव टू एग्जांपल ऑफ व्हेन इट मे बी यूज्ड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट. ऑब्जर्वेशन की बताएं, एक्सप्लेन करें, उसके दो एग्जांपल दें. इंक्वायरी को एक्सप्लेन करें और दो एग्जांपल दें. कंफर्मेशन को भी एक्सप्लेन करें, दो एग्जांपल. रीपरफॉर्मेंस को भी दें. तो सर आप दो एग्जांपल दें तो जान छूट जाएगी. सर ये हो गया ऑडिट प्रोसीजर्स. सर कल ऑडिट एविडेंस को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह. तो सर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन